नमस्कार बच्चों। तो आपके एग्ज़ाम में आपको जितने भी फार्मूलाज़ की आज ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स। देखो पॉलिनॉमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों पॉलिनॉमियल की वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -b/a। ठीक है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है। और दूसरा होगा हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखेंगे तो ये हो जाएगा c अपॉन आपका a। ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन a। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसको हम लिख सकते हैं -b/a, ये वाली वैल्यू b और साइन के साथ आप पुट करोगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक इक्वेशन है 2x² - 4x + 3। ठीक है। तो अगर मुझे इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो मुझे इसको साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। -4/2 तो ये हो जाएगा 4/2 विच इज़ आंसर आ गया आपका 2। ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर से जो आपको करने हैं। उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशंस की वो होती है a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। इसी तरीके से a2x + b2y + c2 ये थर्ड इक्वेशन हमारी होती है। ये सॉरी सेकंड इक्वेशन होती है, माफ़ करना, सेकंड इक्वेशन होती है। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछेगा बच्चों वो हमसे लाइंस के बारे में पूछेगा। ठीक है, कि कब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कब हमारी लाइंस कोइंसिडेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पर टच करेंगी एक दूसरे को, है ना। तो इस केस में इनका जो रेशियोज होंगे वो होंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक ही जगह टच कर रही हैं तो इनके सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशंस मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन होगा इन दोनों ही इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। और उसके अलावा जो सिस्टम होगा यहाँ पर उसे हम बोलेंगे बच्चों कंसिस्टेंट सिस्टम। तो एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से पूछ लेंगे, आपको दो इक्वेशन दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या कैसी हैं। ये लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया हुआ था। उसके बाद इंटरसेक्टिंग हो गई, फिर आती हैं बच्चों आपकी पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी टच करती नहीं है। तो इस केस में जो रेशियो होता है वो ये होता है इज इक्वल्स टू b1/b2 तो होता है लेकिन c1/c2 के ये बराबर नहीं होता है। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं तो इसलिए इनका कोई भी सल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। और जो सिस्टम भी रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। अब लास्ट वाली लाइंस है बच्चों हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। देखो जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये एक लाइन बनाई। अब इसी के ऊपर देखो मैं आपको रेड से दूसरी लाइन बना के दिखाता हूँ। इसी के जस्ट ऊपर ये एक जस्ट ऊपर इसी के एक लाइन बन गई, तो ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। अब कोइंसिडेंट लाइंस जो है भाई ये तो एक दूसरे को हर जगह टच कर रही हैं। तो इनके केस में जो रेशियो होता है वो ये होता है b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों ही आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये हर जगह टच कर रही हैं इसलिए इनके कितने सोल्यूशंस होंगे, इनके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा थर्ड चैप्टर से वो इनसे रिलेटेड आएगा। ओके। उसके बाद चलते हैं बच्चों अपने फोर्थ चैप्टर पे, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैंने आपको अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल भी दिया कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। अल्फ़ा प्लस बीटा वाला और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम रहेगा जो हमने वहाँ पर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में।
उसके अलावा बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसमें वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ फार्मूला की बातें कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग निकालते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसे हम डी से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला b, ये वाला a और ये वाला c साइन के साथ आप पुट करोगे। जो इसका पहला रूट निकलेगा बच्चों, पहला रूट कह लो, x कह लो या अल्फ़ा कह लो, एक ही बात है ना, पहला रूट अल्फ़ा होता है। तो पहला रूट जो निकलेगा उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और अपॉन में लिख लिया मैंने 2a, है ना। और जो इसका दूसरा रूट होगा, x कह लो या बीटा कह लो, इसकी वैल्यू होगी माइनस बी माइनस में अंडर रूट डी और अपॉन में होगा यहाँ पर 2a। बोलो क्लियर अच्छे से? वैसे तो बुक्स में इस फॉर्मूला को ऐसे दे रखा होता है, यहाँ प्लस माइनस रूट डी होता है और अपॉन में 2a होता है, ठीक है। बस मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका पहला रूट होगा जो कि अल्फ़ा की वैल्यू होगी और ये आपका दूसरा रूट होगा जो कि बीटा की वैल्यू होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो आएगा नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। किस पे आएगा? नेचर ऑफ रूट्स पे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं डी पर डिपेंड करते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। लेकिन जो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी ना, एक्स की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। जैसे मान लिया एक एक्स की वैल्यू आ गई 5 तो दूसरे की आएगी कुछ भी हो सकती है, -3 मान के चलते हैं। तो ये रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है, अच्छा डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में आना चाहिए नंबर। अगर डी की वैल्यू 0 है तो इस केस में रियल रूट्स तो होंगे, ठीक है, लेकिन इस केस में जो दोनों ही वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी? एग्जैक्टली इक्वल आएंगी एक दूसरे के। एग्जाम्पल के लिए जैसे x इक्वल टू 3 अगर पहली वैल्यू आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी x इक्वल टू 3 ही आएगी, ठीक है, रियल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। उसके बाद है अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो d की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो यहाँ पर आपको बस इतना लिख देना है नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स लिख दो या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये लिख दो आप बस, ठीक है। तो हमारा जो 4th चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज में। आगे है हमारा एपी। देखो बच्चों एपी जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ होता है हमारा nth टर्म। तो किसी भी एपी का nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ये जो d है ये निकलता है a2 माइनस a1 करके, है ना, कोई भी बड़ी में से छोटी टर्म माइनस कर लो लगातार वाली में से, ओके, a2 माइनस a1 करके निकल जाता है। ये आपका an का फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना होगा पेपर में। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d, ठीक है, ये आपका एन का फॉर्मूला हो गया, है ना। एन का ही एक और दूसरा फॉर्मूला भी होता है जब हमें लास्ट टर्म दी जाती है, फॉर्मूला होता है 2a प्लस एल, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होता है सॉरी, तो मैं यहाँ से ये जो 2 है इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 है ये नहीं होता है, a प्लस एल इसका फॉर्मूला होता है एन का जब हमें लास्ट टर्म दे रखी होती है, ठीक है। ये एल क्या है? ये है बच्चों हमारी लास्ट टर्म, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीनों ही फॉर्मूलाज यहाँ पर बहुत ज़रूरी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जो वैल्यू n की जगह पर होगी उससे एक कम यहाँ पुट करेंगे। सपोज़ मुझे a71 निकालना है तो मैं लिखूँगा a प्लस 70d, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद चलते हैं बच्चों एरिथमेटिक मीन पे, ठीक है। एरिथमेटिक मीन के भी कई सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं और कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले उसमें कई सारे फॉर्मूलाज बोल दिया मैंने, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। तो एरिथमेटिक मीन बच्चों 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का होता है एपी में,
मान लिया कि मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ए बी एंड सी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो के की वैल्यू फाइंड करने वाला बनेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दे सकता है, पी की दे सकता है, के की दे सकता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों ए प्लस सी, और अपॉन में अगर आप 2 कर देते हो ना, ये प्लस पहले वाले और सबसे आखिरी वाले को जोड़ोगे तो हमेशा जो वैल्यू आती है वो किसकी आ जाती है, बीच वाले की आ जाती है। ये होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। दोनों को जोड़ो, पहले वाले को जोड़ो, आखिरी वाले को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो और किसकी वैल्यू आएगी वहाँ से, बी की वैल्यू आएगी। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन भी हो गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, जो कि एमसीक्यू आ रहा है ना। अगर आपसे डिस्टेंस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हमसे पूछे बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो जितना समझा रहा हूँ उतना बस याद रख लेना भाई। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो आपको आंसर में वाई की वैल्यू लिखनी है भाई, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स की वैल्यू मत लिखना, वाई की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अभी इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। और अगर यही डिस्टेंस हमसे वाई एक्सिस से पूछा जाता तो हम क्या करते, एक्स की वैल्यू लिख देते इसमें, ठीक है। किसकी वैल्यू लिख देते इसमें, एक्स की वैल्यू लिख देते। एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट आ गया, क्वेश्चन आ गया 3, -8 जो है उसका डिस्टेंस बताओ आप भाई एक्स एक्सिस से। डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से पूछा है इसमें हमसे, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछ रखा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू लिखूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस क्वेश्चन में इस -8 को लिखूँगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है -8 यूनिट्स, ठीक है। समझ गए, एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन। अगर वाई एक्सिस से पूछता तो भाई वाई एक्सिस से हम इसमें एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, मतलब हम लिख देते 3 यूनिट्स। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना, -8 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। बाकी इसके बाद बच्चों हमारा आता है डिस्टेंस फार्मूला। देखो डिस्टेंस फार्मूला हम कब लगाते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये कोऑर्डिनेट हो गया बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, है ना। तो ये पॉइंट हो गया बी। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ए बी डिस्टेंस, वो निकलेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा प्लस y2 - y1 का, यहाँ हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा रूट में रहेगा। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला भी हो गया, है ना। डिस्टेंस फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फिर करते हैं हम अपना सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन फार्मूला से तो रेशियो फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है। सेक्शन फार्मूला तब लगता है बच्चों जब दो पॉइंट्स को कोई तीसरा पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट्स को कोई तीसरा पॉइंट, जैसे ये एक तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। दो पॉइंट्स को कोई तीसरा पॉइंट जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में। अरे ये कहाँ गायब हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट ने क्या करा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले, x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, और इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, और रेशियो जिसमें इसने इसको डिवाइड करा है वो है m/n। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, देखो इस x की वैल्यू निकालने के लिए, इस x की वैल्यू, ठीक है, कौन से वाले x की वैल्यू, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था, ये जो x था, इस x की वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगी। इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस m की मल्टीप्लाई पहले करेंगे इस x2 से, ठीक है। क्या बोला मैंने, इस m की मल्टीप्लाई पहले करेंगे x2 से, फिर इस n की मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। इस x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं अभी, ये जो मैंने बोला वो बोला कि m की मल्टीप्लाई इस x2 से, फिर इस n की मल्टीप्लाई फिर इस x1 से। तो m x2 प्लस n x1, ठीक है। m की मल्टीप्लाई किससे, x2 से, और n की मल्टीप्लाई x1 से, और अपॉन में m प्लस n। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ से।
अब इसी तरीके से हमसे y भी तो पूछा गया है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही सेम चीज़ कि इस m की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे इस y2 से, फिर इस n की मल्टीप्लाई हम करेंगे y1 से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू लिखूँ तो क्या होगा, पहले m की मल्टीप्लाई करी y2 से, तो m y2 और प्लस में n y1 और अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिखा जाता है सेक्शन फार्मूला को, इसको हम ऐसे लिखते हैं mx2 प्लस, सॉरी ये n है, यहाँ आएगा आपका n, ठीक है, इसकी जगह पर n, तो इसको भाई जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है n x1 और अपॉन में m प्लस n, कॉमा डालते हैं बीच में, m y2 प्लस n y1 और अपॉन में m प्लस n, ठीक है। ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है जब कोई लाइन किसी को m रेशियो n में क्या करे, डिवाइड कर दे, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है मिड पॉइंट वाला फार्मूला, कि अगर ये मिड पॉइंट बोल दे तो देखो मिड पॉइंट में तो क्या होता है भाई, रेशियो 1:1 हो जाता है, तो रेशियो 1:1 होने की वजह से हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये फार्मूला हम इसमें पुट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है भाई, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, जितना मैंने अभी तक करवाया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा बच्चों, वो आएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा x2, ठीक है, सॉरी x1 कॉमा y1, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। तो x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, इसके हैं x3 कॉमा y3। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में कर देंगे 3, ठीक है। और इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन 3, ठीक है, कॉमा में लगा देंगे। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का है, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये भी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में भाई, मिड पॉइंट पे पूछेगा और सेक्शन फार्मूला पे तो आएगा ही आएगा। बाकी अगर आपसे रेशियो निकालने के लिए बोले तो रेशियो निकालने के लिए हमें k:1 उसको लेट करना होता है ना, ये सब क्वेश्चंस में डिस्कस होगा। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे है ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है उससे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं बच्चों वो है tan थीटा का फार्मूला। बाय tan थीटा का ये फार्मूला sin थीटा बाय cos थीटा बहुत यूज़ होता है। cot थीटा का फार्मूला, cot थीटा का फार्मूला, cos लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ cot है, cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ये दो फार्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, दोनों ही। उसके अलावा जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, टेबल हो गया आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी इसमें यूज़ होंगी, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं और आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं भाई। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत बनाना सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, फिर आता है हमारा कॉट, फिर आता है नीचे सेक, ठीक है, नीचे आता है भाई यहाँ पर आता है हमारा सेक, ठीक है, सेक, फिर आता है हमारा कॉसेक। सबसे पहले होगा 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में आएगा आपका 90 डिग्री। साइन जो होता है वो 0 पर 1 होता है, ठीक है, सॉरी साइन 0 0 होता है, साइन 0 पर 0 होता है, फिर आता है 1/2, फिर आता है 1/√2, √3/2 और लास्ट में होता है हमारा 1। कॉस के लिए क्या करो, यहाँ से उठाओ और उल्टा पलट दो, बिल्कुल यहाँ से पलट दो। तो सबसे पहले कॉस में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा भाई √3/2, ठीक है, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और लास्ट में आएगा 0। अब tan का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया अभी कि tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो tan निकालने के लिए इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो 0/1 करोगे तो भाई 0 आएगा, 1/2 √3/2 करोगे तो 1/√3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
ठीक है, ये वाला 2 इससे 2 कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कटा तो 1 आया, यहाँ पर 2 से 2 कटा तो √3 आया, और 1/0 करोगे, किसी के भी अपॉन में 0 आ जाता है भाई, तो वो हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड, है ना। अब कॉट जो होता है ये टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, है ना। अगर हम कॉट का वो निकालेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1 ही हो गया, है ना, cot 45 का, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 0। अब ये जो सेक है ये इस कॉस का रेसिप्रोकल होता है भाई, उल्टा होता है इसका, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1, √3/2 का करोगे 2/√3, इसका करोगे तो √2, इसका करोगे तो 2, और 0 का रेसिप्रोकल जहाँ आप करोगे बच्चों वहाँ आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से जो कॉसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 0 यहाँ पर आ गया आपका नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल करा 2 आया, इस 1/√2 का रेसिप्रोकल करा √2 आया, √3/2 का करा तो 2/√3 आया, और 91 का रेसिप्रोकल करा तो 1 आ गया। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हो गई। अब इसके बाद आती है भाई आपकी जो हमारी मेन आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ के लिए भी याद करने के लिए आप क्या करा करो, हेक्सागोन बना लो भाई। हेक्सागोन वाली जो ट्रिक होती है सबसे इजी ट्रिक होती है, बहुत सारे टीचर्स इसी को फॉलो भी करते हैं। तो हेक्सागोन बनाया, डायगनल्स बनाए, ठीक है, बीच में क्या बनाओगे, बीच में बनाओगे आप 1, यहाँ लिखेंगे हम साइन, कॉस, फिर आएगा टैन, फिर आएगा हमारा कॉट, फिर आएगा सेक, और लास्ट में आएगा बच्चों कॉसेक, ठीक है। अब हमें ट्रायंगल्स लेने हैं, एक तो ये ट्रायंगल लेना है, ऐसे करके चलना है क्लॉकवाइज, एक ये ट्रायंगल ऐसे करके चलना है क्लॉकवाइज, एक ये वाला ट्रायंगल, एक छोड़ के एक ट्रायंगल ले लिया, क्लॉकवाइज चलना है सब में, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी नंबर 1, देखो पहले पॉइंट पर कौन आया भाई, साइन आया, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए लगाएंगे प्लस का साइन। अब कौन आया दूसरे नंबर पे, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर लिखो या 1 लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 2, दूसरे इस पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पर आया सबसे पहले 1, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो तो सबसे पहले 1 आया इस पॉइंट पर, तो हमने लिखा 1 स्क्वायर। अब अगला पॉइंट क्या है, कॉट, तो ये रहा हमारा अगला पॉइंट जो कि है कॉट, है ना, तो अगला पॉइंट हमारा कॉट हो गया। अब कॉट के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा नीचे, फिर अब लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपकी एक और आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं भाई, इसमें सबसे पहले टैन आ रहा है, तो टैन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर आ रहा है 1 स्क्वायर, फिर आ रहा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियर, ठीक है, टैन, फिर आया हमारा 1, फिर आया हमारा सेक। अब इनमें से ही बस इधर उधर भेज के आइडेंटिटी बनाते हैं हम, इस कॉस को इधर भेजते हैं, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इस साइन को इधर भेज देते हैं इस साइड, है ना, तो यहाँ से बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ये 1 यहाँ, ये साइन इधर, ये कॉस और ये साइन इधर प्लस के थे ना, उधर जाके माइनस, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई, एक आइडेंटिटी ये हो गई, 3 हो गई। यहाँ से देखो इस 1 को निकालने के लिए इस कॉट को उधर भेज दें एक बार, तो ये जगह 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। एक बार अगर हमें इस कॉट की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ओ सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर भेज दें, तो 1 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसी में ऐसे इसमें कर लेते हैं, एक बार इस 1 को इधर भेज देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, और एक बार इस टैन को इधर भेज देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपकी 9 आइडेंटिटीज़ बन गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आइडेंटिटीज़ हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही ज़रूरी है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो यार आप कुछ नहीं, बस साइन, कॉस और टैन, इनकी वैल्यूज़ याद रखो,
वैल्यूज़ के साथ साथ ये याद रखना कि इनके जो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाले जो याद करो बिल्कुल, ये एक सबसे कॉमन जो फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो चल जाते हैं इसमें। उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखो इस चैप्टर के लिए, बस इसमें तो इतना ही है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। देखो एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल में जो सबसे पहला है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अब मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सर्कल्स के बेसिक फार्मूलाज आते होंगे, एरिया ऑफ सर्कल आता होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आता होगा, वो नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों, सेक्टर जानते हो ना, वो पिज़्ज़ा वाली जो शेप होती है उसे हम सेक्टर बोल सकते हैं, पिज़्ज़ा तो सबने खाया होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा सेक्टर है, ये जो एरिया बना है। जो छोटा वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। इसमें एक एंगल भी बनता है, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये एक सेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतनी बात अच्छे से, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर अच्छे से। चलो उसके बाद है हमारा दूसरा, जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ ऑफ आर्क होती है बच्चों, ये कैसे निकलती है, ये होती क्या है, देखो जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया, तो इसकी जो आर्क होगी वो यहाँ से यहाँ तक, जैसे आर्क क्या होती है, कंपास रखा यूँ कट मार दिया, यूँ कट मार दिया, यही तो होती है आर्क। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ से लेकर, देखो इस पॉइंट से लेकर ये जो होगी ये वाली, ये जो वैल्यू हुई, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो गई आपकी, इसकी लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू हो गई। बोलो क्लियर। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि भाई ये हमारे सरकमफेरेंस पे आ रही है, ठीक है, सरकमफेरेंस पे आ रही है तो हमने इसको 2 पाई आर लगा दिया। बोलो क्लियर। तो ये आपके दो फार्मूलाज हैं यहाँ से। उसके बाद इसका एक फार्मूला रह गया एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या चीज़ होती है भाई, देखो ये सर्कल है, इसमें हमने एक कॉर्ड बना दी, कॉर्ड एक लाइन बना दी, तो ये जो हिस्सा बना ना ये हमारा सेगमेंट है, इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। जो बड़ी वाली होगी वो होगी हमारी मेजर सेगमेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, देखो वैसे फॉर्मूला तो इसका कोई डायरेक्ट मतलब बुक्स में नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको हम निकालते हैं उससे, ट्रायंगल बना के फिर निकालते हैं इसको, ऐसे करके ट्रायंगल बनाते हैं, फिर सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं, लेकिन उतने झंझट में कोई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करो, इसका एक फार्मूला लिखो जो होता है आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, थीटा बाय 360 इंटू में कर देते हैं पाए, ठीक है, थीटा बाय 360 इंटू में कर देते हैं हम पाए, और माइनस में करेंगे बच्चों हम साइन थीटा बाय 2। ध्यान रखना जो एंगल दिया है उसका आधा करना है आपको यहाँ पर। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है, ये आपको ज़रूर काम आएगा। आप अगर आपके पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको ज़रूर काम आएगा भाई, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स से तो सारे ही फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे फार्मूलाज हैं उनको हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से फार्मूलाज हैं भाई हमारे, कौन कौन से फार्मूलाज हैं, सबसे पहले बात करेंगे, देखो एक होगा हमारा LSA या जिसे हम CSA भी कहते हैं, एक होगा हमारा TSA और एक होगा हमारा लास्ट में वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्यूब की, ठीक है, मैं शेप्स बना के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। क्यूब की अगर साइड 4A है तो इसका जो LSA होगा वो होगा 4A स्क्वायर, TSA जो होगा वो बच्चों होगा 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होगा वो होगा A क्यूब, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्यूबॉइड, ठीक है, जो क्यूबॉइड में फॉर्मूला होगा वो होगा 2L + B मल्टीप्लाइड बाय H।
इन दोनों के लिए ये LSA होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 4 दीवारों का जो एरिया होता है उसे उसके फॉर्मूलाज लिखे हैं अभी हमने। जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड के लिए वो होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। हाँ, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला शुरू होते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है दिखने में, ये एक सिलेंडर है जो मैं बना रहा हूँ, ये आपका एक सिलेंडर हो गया है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका रेडियस और ये इसकी ऊंचाई हाइट, ठीक है। तो इसका जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है, जैसे एक सिलेंडर बना देता हूँ, ये एक सिलेंडर बनाया, तो ये जो गोल गोल वाला हिस्सा जो है ना आपका, ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 2πR, ब्रैकेट में होता है बच्चों H प्लस R। ये कहाँ से आया, देखो ये आता है यहाँ से, जैसे ये 2πRH था, इसी में हमने क्या करा, अब देखो एक सर्कल ऊपर भी है ये वाला, जो ये वाला सर्कल है, और एक सर्कल नीचे भी है, तो 2πR² ऐड कर दिया इसमें। तो 2π कॉमन ले लिया, एक R और एक R कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, इसका R एक बच गया, इसका एक H बच गया, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया। उसके बाद आता है आपका इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है बच्चों πR²H, ठीक है। फिर आएगा हमारा कोन, देखो कोन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा πRL। ये जो L है वो हम ऐसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अगर हम पहले, मैं इसमें एक कोन बना देता हूँ आपका, जैसे ये हमने कोन बना लिया, कोन में ये जो L होता है वो ये वाली साइड होती है, इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये इसकी हाइट हो गई है ना, और ये इसका रेडियस हो गया। तो L निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, R² प्लस H² कर देते हैं, ठीक है। ये अगर इसका R था और ये इसका H था, तो R² प्लस H² कर देते हैं ये वाला L निकालने के लिए, ठीक है। अब इसका जो TSA होगा वो होगा πR L प्लस R, ठीक है, ये इसका TSA हो गया। उसके बाद इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है सिलेंडर की 1/3, तो 1/3 πR² H, ये इसकी वॉल्यूम हो गई, बोलो क्लियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने स्फेयर पे भाई। स्फेयर मतलब एक बॉल जैसा जो होता है, इसका रेडियस R होता है, तो इसका जो CSA और TSA एक ही बात है, तो फॉर्मूला होता है 4πR²। TSA निकालोगे तो भी 4πR², लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πR³, ठीक है, 4/3 πR³। अब बात करते हैं हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर कौन होगा भाई, हेमीस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, घर में जिसमें कटोरी में जिसमें आप खाना खाते हो वो आपका हेमीस्फेयर होता है। जैसे ये एक हेमीस्फेयर बनाया मैंने, यार एक तो ये जो डिजिटल पैड होता है ना, इस पर राइटिंग तो इतनी गंदी आती है, उसके साथ साथ ड्राइंग भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये आपका हेमीस्फेयर हो गया है ना। हेमीस्फेयर के लिए जो एरिया होता है देखो वो तो आधा हो जाता है, CSA तो आधा हो जाता है, क्योंकि इसका जो CSA रहेगा वो सिर्फ यही तो रहेगा, यही तो CSA है घुमावदार वाले हिस्से का, तो ये हो जाएगा 2πR², ठीक है। इसका 4πR² था तो इसका आधा कर दिया 2πR², लेकिन ये आधा नहीं होगा भाई, ये आधा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये एक सर्कुलर सरफेस अब जुड़ गया है, तो 2πR² प्लस πR², तो ये बन गया आपका 3πR², ठीक है, 3πR²। वॉल्यूम आधा हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πR³। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं भाई जो आपके 13th चैप्टर से यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा मीडियन से। मीन का फार्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए आपको। मीडियन हम कर रहे हैं सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा का, ठीक है, कौन से डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड के लिए कर रहे हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहले होता है n, अगर n की वैल्यू बच्चों ऑड होती है तो फॉर्मूला बनता है मीडियन का n+1 अपॉन 2th टर्म, ऊपर लगाते हैं हम th टर्म। ये ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, n+1 कर दिया सॉल्व करके, उसी को मीडियन लिख दिया, नहीं वो आपका मीडियन नहीं है भाई, उसको आपको पहले काउंट करना है, जौन सी टर्म आएगी वो मीडियन होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इसको सॉल्व करके आ गया 4th टर्म,
तो अब जो आपकी ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी आपको, जैसे ऑब्जर्वेशन दे रखी 2 4 5 9 7 और 10 12 असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ टर्म देखो, इसका मीडियन 4 नहीं है बल्कि फोर्थ टर्म कौन है इसमें, 9 है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारा मीडियन है, मतलब इसका जो मीडियन है वो कितना है भाई, 9 है इसका मीडियन, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों n की वैल्यू अगर इवन हो तो, इवन के केस में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पहले आप लिखोगे n/2th टर्म, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि n को 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड तो करना पड़ेगा लेकिन वो मीडियन की वैल्यू नहीं होगी, प्लस n/2th प्लस 1th टर्म। अब भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, देखो इसमें ये फ़र्क था कि हमने इसमें पहले ऐड करा फिर डिवाइड करा, इसमें यह है कि हम पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे इन दोनों को, उसके बाद इसमें 1 को जोड़ेंगे और अपॉन में आएगा यहाँ पर 2, ठीक है, समझ में आया ना। या ये कह लो कि जोन सी टर्म यहाँ आएगी उसकी अगली टर्म यहाँ आएगी, ठीक है, उसकी अगली टर्म यहाँ आएगी, ठीक है, उसकी अगली टर्म यहाँ आएगी आपकी, जोन सी टर्म आपने यहाँ लिखी उसकी अगली टर्म आपको यहाँ लिखनी होगी। जैसे मान लिया यहाँ आ गई भाई थर्ड टर्म, तो यहाँ अगर थर्ड है तो यहाँ सॉल्व होकर कितनी आएगी, फोर्थ टर्म आएगी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ गए ना। फिर जो थर्ड टर्म होगी, जैसे ये डाटा था, थर्ड टर्म इसकी 5 है ना, और फोर्थ टर्म कितनी है 9 है, तो दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों इसके सीधे सीधे मीन पर। ये अब हम बात करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। तो मीन के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट फॉर्म मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स आई इंटू में एफ आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये जो एक्स आई होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। निकलता कैसे है ये क्लास मार्क, ये निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड मेथड जिसे हम बोलते हैं बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड। जो अज्यूम्ड मीन मेथड होता है ना बच्चों, अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला बनता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये जो डी आई है, इस डी आई की वैल्यू निकाली जाती है एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद आता है आपका तीसरा मेथड जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए एक्स बार निकाला जाता है इस तरीके से, अज्यूम्ड मीन तो इसमें भी होता है, ठीक है, अज्यूम्ड मीन तो जो है हमारा वो इसमें भी रहता है, ओके। तो स्टेप डेविएशन मेथड निकाला जाता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये यू आई जो है बच्चों उसको हम निकालते हैं ऐसे एक्स आई माइनस ए और अपॉन में एच। ये एच क्या है, इस एच को हम बोलते हैं बच्चों क्लास साइज। ये क्लास का गैप होता है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स का गैप होता है, इसे हम बोलते हैं क्लास साइज, क्लास इंटरवल्स का गैप होता है ये। अब चलते हैं इसके और फार्मूलाज पे, और कौन कौन से फार्मूलाज हैं इसके, और फार्मूलाज आ गए आपके। जैसे सबसे पहले आया मीडियन का फार्मूला। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाइड बाय एच। ये आपके मीडियन का फार्मूला है ना। यहाँ पर ये जो एन है, ये एन क्या है, ये एन है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद है आपका मोड। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस बड़ा सा ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये H हर जगह क्लास साइज ही है, ठीक है। ये कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ये F1 F0 कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये तो भाई आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो स्टैटिस्टिक्स से इंपॉर्टेंट थे।
ठीक है, ओके। उसके बाद एक फॉर्मूला और बचता है बच्चों, वो है 3 मीडियन, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड और प्लस में 2 मीन। इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद करो, इंस्टा पे आप क्या देखते हो आजकल? मीम्स देखते हो आप इंस्टा पे, है ना? तो पहले वाला भी एम ई से शुरू और लास्ट वाला भी एम ई से शुरू। और एक नंबर और याद रखो, 312। पहले वाले को 3 दे दिया, एम ई से शुरू मतलब मीडियन, मीडियन के साथ लगा दिया 3, बीच में लगा देना है मोड, ठीक है। बीच में बस मोड लगाना है इक्वल और प्लस के साथ। और मीन, मीन के साथ ये जो 2 है ये किसको दे देना है? इसको दे देना है, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका हो गया। तो ये स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। अब बस लास्ट और चलते हैं, लास्ट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है भाई। इम्पॉर्टेंट बातें इसमें ये हैं कि किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों जुड़कर 1 बनाती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे एमसीक्यू आए हुए थे पिछले साल में। और लास्ट में कि किसी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से तो हमेशा बड़ी रहती है लेकिन 1 से हमेशा छोटी रहती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.01 पॉसिबल है, चलेगी, 0.0000007 चलेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 700 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, इवन 1.1 भी नहीं हो सकती। ये सभी वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी की कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे